Page 48.660 available. 0001 out of list. Home button. नमस्ते रिकॉर्डिंग क्लब। मैं आरसी संदीप हाजिर हूँ आज द स्टोरी ऑफ रिकॉर्डिंग क्लब पार्ट 285 लेकर के। और महीने का अंतिम दिन यानी 30 अप्रैल 2024। और अच्छी बात यह है कि लगातार 30वीं कहानी, निश्चित रूप से पहली बार। और इस पूरे महीने में रिकॉर्डिंग क्लब यूट्यूब चैनल पर लगभग 40-45 वीडियोस अपलोड हुए, तो ये भी अच्छी बात है। और कोशिश रहेगी कि कहानी इसी तरीके से आती रहे और कुल मिलाकर के आप सबको पसंद भी आए या ऐसी बातें हों जो आप सब सुनना चाहते हैं। खैर, कहानी तो कहानी है, जो हुआ है वही बताना है। दरअसल ये तो हकीकत पर आधारित कहानी है। तो पिछली कहानी के बाद से भाई राकेश लोहार और भृगुराज सिंह की प्रतिक्रियाएं मिली। धन्यवाद आप दोनों का। भृगुराज सिंह ने तो भाई एक साथ लगातार 1, 2, 3, 4, 5 प्रश्न पूछ लिए। तो पहले मैं भृगुराज के प्रश्नों का ही जवाब दे देता हूँ। भृगुराज सिंह, एक तो पुलिस तो दोबारा नहीं आई, पहला प्रश्न तो ये था आपका। दूसरा प्रश्न में आपने मीडिया के लिए कहा, तो मीडिया तो नहीं आया। खैर, मीडिया तक इतनी चर्चा पहुंची नहीं रिकॉर्डिंग क्लब की। और हाँ, तीसरे प्रश्न में जो आपने कहा है, निश्चित रूप से मैं इस कहानी के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो भी साथी आरसी उत्सव 2024 में आ रहे हैं, आप सभी कभी भी रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस देख सकते हैं इस कार्यक्रम के दौरान। और बहुत अच्छी बात यह है कि जहां हमारा कार्यक्रम स्थल है उससे बहुत पास में ही रिकॉर्डिंग क्लब का ऑफिस है। मतलब समझिए, अगर वॉक करके जाएं तो 3-4 मिनट का रास्ता है। तो ये 3 प्रश्न तो हो गए। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा सुन करके। और चौथा प्रश्न आपने पूछा था भानु के बारे में। देखिए, भानु क्या है, उन दिनों विद्यार्थी थे और मैं और भानु दोनों ही एक ही जगह के थे। तो जब हम लोग गांव पहुंचे, मैं अपने गांव, वो अपने गांव, उसके बाद में भानु इसलिए परिदृश्य से गायब हो गए। बाकी वो अपने घर पर रह कर के जो कुछ कर रहे थे वो कर रहे थे। फिर आपने पूछा हिमांशी के बारे में। तो देखिए, अब सोशल मीडिया के ज़माने में व्हाट्सएप पर स्टेटस देखना, ये वो सब तो चलता रहता है। लेकिन जिस तरह से आपने पूछा, इस तरह से वो किसी से भी संपर्क में नहीं है, या फिर रिकॉर्डिंग क्लब में दोबारा काम करने को लेकर के तो कभी कोई उन्होंने ऐसी इच्छा जाहिर नहीं की। तो ये आपके 5 प्रश्न थे। खैर, अब आते हैं कहानी के ऊपर। दरअसल कल जो मैंने कहा था उसके लिए तो अभी आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा। और आज वैसे 30 अप्रैल है, तो आज सामान्य चर्चाएं भी बहुत सारी हैं। खैर, तो शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने आप सबको बताया, 10 अप्रैल 2020 को व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया डिबेट कंपटीशन के लिए, आरसी डिबेट कंपटीशन के नाम से। और उसकी सूचना दी जा चुकी थी, सबको व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना था। और जज भी मैंने आपको बता दिए थे, दीपक भाई, शापरिया सर, और अली भाई और जीतू भाई। और एक मैंने बात और की थी सज्जन की, हालांकि वो तब तक ही सज्जन थे, उसके बाद तो ऐसे बने कि फिर मैं कौन से जन कहूँ, यही समझ में नहीं आ रहा है उनके बारे में। खैर, तो वैसे भी मैंने आप सबको शुरू से ये कहा है, जिन व्यक्तियों का योगदान रहा है सकारात्मक रूप में, उनकी चर्चा में मुझे लगता है करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने नकारात्मकता फैलाई, जिन्होंने कुछ बुरा करने का प्रयास किया, उनका नाम ना ही लें तो बेहतर है। फालतू में मैं अपने मुंह से उनका नाम लेकर के काहे उन्हें फेमस करने का काम करूं। तो खैर, फिर भी लेकिन हाँ, चर्चा ज़रूर करूंगा, बिना नाम के ही सही। तो हुआ ये कि आरसी डिबेट कंपटीशन दरअसल 3 रविवार लगातार आयोजित किया गया था।
12 अप्रैल 2020, आप लोग चेक भी कर सकते हैं, रविवार ही था उस दिन। 19 अप्रैल 2020 और 26 अप्रैल 2020। और मैं फिर वही बात कहूँगा कि मैं दावा तो नहीं करता, क्योंकि दरअसल हमारा तो काम ही व्हाट्सएप से ही शुरू हुआ था, आपको मालूम है। अब होता है ना, जैसे कि कोई बच्चा मान लो चांद पर जन्म ले, तो फिर वो तो चांद का वातावरण ज़्यादा समझेगा ना। इसी प्रकार हम लोगों का तो काम ही व्हाट्सएप से शुरू हुआ था, अब चाहे कोविड हो या ना हो। 2016 में तो कोविड के बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था, तो हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि हमें व्हाट्सएप पर दुनिया चलानी थी। और वैसे भी सारी दुनिया उन दिनों किस पर आ गई थी? व्हाट्सएप पर ही तो आ गई थी। अब जो लोग व्हाट्सएप को हल्के में ले रहे थे, उनके लिए ये चिंताजनक था कि अब इस व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे करें, इस पर अपनी पहुंच कैसे बनाएं या लोगों को अपने से कैसे जोड़ें। तो हमारे लिए इतना मुश्किल काम था नहीं दरअसल। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि हो सकता है शायद हम उन शुरुआती संगठनों में से हों जिन्होंने व्हाट्सएप पर कोई प्रतियोगिता आयोजित करने का काम किया। तो ये प्रतियोगिता लगातार 3 रविवार, तीनों दिन अलग अलग विषय। पहले रविवार कोविड से जुड़ा हुआ विषय था कि भारत ने कोविड महामारी का मुकाबला सफलतापूर्वक किया है। दूसरा जो 19 अप्रैल का जो रविवार था, उस दिन विषय था कि दिव्यांगजन, जो हमारा आरपीडी एक्ट है, उससे रिलेटेड था। और तीसरा जो 26 अप्रैल का जो रविवार था, यानी तीसरा रविवार लगातार डिबेट कंपटीशन का, उसमें चर्चा का विषय था कि हमारे लिए ब्रेल ही एकमात्र विकल्प है, सबसे सुलभ, सबसे सही, इस तरह का कुछ टॉपिक था, मतलब ब्रेल लिपि से रिलेटेड। और तीनों रविवार हमारे ही समाज से जुड़े हुए मुद्दे थे, एक कोविड को अगर छोड़ दें तो पहली जो प्रतियोगिता थी 12 अप्रैल की, उसमें 5 विजेता चुने गए थे। एक फर्स्ट और सेकंड से, मतलब पक्ष में फर्स्ट और सेकंड 2, और विपक्ष में आप जानते ही हैं वाद-विवाद में 2 पक्ष होते हैं, पक्ष और विपक्ष। तो दूसरा जो विपक्ष था उसमें से एक फर्स्ट और 2 सेकंड चुने गए थे दरअसल। अब यानी इसको हम पक्ष जैसे माने कि भारत ने सफलतापूर्वक किया है, ये तो हो गया पक्ष। और अगर कोई कहे, जो विपक्ष में बोलेगा वो कहेगा नहीं, भारत ने सफलतापूर्वक नहीं किया है, वो अपने उसमें तर्क देगा। तो ये कोई नहीं, आप सब जानते ही हैं वैसे तो, फिर भी जो नए साथी सुन रहे हैं उनके लिए भी बताना ज़रूरी होता है। तो इसमें 5 विजेता चुने गए और कुल मिलाकर के इन तीनों रविवार को मिलाकर के 13 विजेता चुने गए। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, उसका भी एक कारण है। अब उन दिनों मैंने बताया आपको कि दाहोद कन्वेंशन को लेकर के काफ़ी सीरियस थे हम लोग, और हमने उस समय ये सोचा था कि यार अब ये कोविड जैसी महामारी आ गई है, बाद में पता नहीं क्या होगा, और कोविड के बाद अगर कोई कार्यक्रम होगा तो फिर लोग आएंगे या नहीं आएंगे। तो ये सोच करके कि यार कम से कम कुछ तो हों, ये 13 लोग तो हों कम से कम कार्यक्रम में आने वाले। वैसे तो जो आने हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन ये 13 ऐसे साथी थे जिनको भी अगर मौका मिले और वहाँ पर फिर इन 13 के बीच में डिबेट कंपटीशन करवाया जाए तो उसका मज़ा कुछ और होगा। लेकिन समय के साथ क्या हुआ कि हमारे इन 13 साथियों में से कुछ साथियों का धैर्य डगमगाने लगा, उनको पुरस्कार की चिंता सताने लगी, जबकि हमने तय ये किया था कि पुरस्कार जो है आपका कैश प्राइज़ वो उसी कन्वेंशन में देंगे। लेकिन समझी जा सकती है उनकी क्या कहते हैं, उत्सुकता को या उनकी अधीरता को, उनकी बेचैनी को समझा जा सकता है। क्यों? क्योंकि कोविड का तो कोई अंत ही नज़र नहीं आ रहा था। तो उनको लगा यार ये 200, 400, 500 रुपये जो मिल रहे हैं प्राइज़ मनी के रूप में, वो भी जितना जल्दी मिल जाएं तो कितना अच्छा हो। क्योंकि दरअसल एक विद्यार्थी के लिए तो 1 रुपये का भी बड़ा महत्व होता है। तो ऐसे में फिर कुछ लोगों ने थोड़ा व्यवहार भी ख़राब किया। अब मैं उन सब पे तो जा कर के क्यों आप सबका समय ख़राब करूं, लेकिन बस वही जब मंज़र सामने आता है तो याद आता है कि बच्चों में इतना भी पेशेंस नहीं होता है, कभी कभी बदतमीज़ी भी कर जाते हैं, कभी कभी वो समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं वही सही है। तो ऐसे में
फिर जब ये इस तरह के अनुभव हुए तो धीरे 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 कन्वेंशन का भी खैर अता पता नहीं था, और फिर ये भी भावना घर कर गई कि भाई अब कोई डिबेट कंपटीशन आगे हमें नहीं करवाना है, इन्हें इनवाइट नहीं करना है। वरना ये था कि इन 13 प्रतिभागियों को तो निःशुल्क इनवाइट किया जाए। खैर, और एक और कारण ये भी रहा कि फिर इन 13 प्रतियोगिताओं में से ज़्यादातर ने बाद में कोई संपर्क भी नहीं रखा किसी तरीके का, और वैसे भी नियम ये था कि इन्हें आगे होकर के संपर्क करना था। तो उसके बाद तो कन्वेंशन भी 1.5 साल बाद हुआ, तो इसलिए ठीक है, जो हुआ वो ठीक ही हुआ। तो भाई इन 13 साथियों को पुरस्कार दिए गए। हर रविवार इनके बारे में, इनकी बातों पर विश्लेषण किया गया, उनको उनके वांछित उत्तर दिए गए जिसके भी जो प्रश्न थे। और प्रतियोगिता होती है तो आप जानते हैं कुछ कुछ विरोध भी होता है। लेकिन अब जो मैंने आपको कहा था, 2018-202-404. Home button. Page 48.660 available. 1102 with home button. जो मैंने आपको शुरू में कहा था कि एक जो सज्जन थे वो अपने आप को डिबेट का दादा समझ रहे थे। जैसे आजकल लोग राजनीति में अपने आप को दादा समझ रहे हैं ना, उस तरीके से वो डिबेट का दादा समझ रहे थे। उनको लगता था कि भाई डिबेट और मैं तो एक दूसरे का पर्यायवाची हैं। ठीक, उनको यही लगता था। और उनको लगता था कि भाई ये डिबेट कंपटीशन जो है मेरे बिना अधूरा है। हम लोग इंग्लिश में 11th में एक लेसन पढ़ाते हैं, द एडवेंचर। तो उसमें आता है कि प्रोफेसर गायतोंडे होते हैं। तो गायतोंडे साहब कहते हैं कि भाई मुझे तो मतलब वो कहीं खाना खा के टहल रहे थे शाम के वक्त में मुंबई में आज़ाद मैदान के पास में, और आज़ाद मैदान जब वो पहुँचे तो उन्होंने देखा कोई भीड़ है। फिर उनको समझ में आया कोई सभा चल रही है। उन्होंने याद किया, और मेरे को तो 999 सभाओं में बोलने का अनुभव है, तो मैं इस सभा में क्यों नहीं जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। फिर भाई साहब उन्होंने देखा वहाँ जा कर के सामने जो एक और उनके लिए आश्चर्य कि जो अध्यक्षीय कुर्सी थी वो खाली पड़ी थी। तो गायतोंडे साहब को और बुरा लगा कि यार मेरे होते हुए अध्यक्ष की कुर्सी खाली। भीड़ जो बोल रहा था वक्ता उसको बड़े ध्यान से सुन रही। ये भाई साहब जी जाकर के अध्यक्ष की कुर्सी पे बैठ गए, ये मान करके कि बस मेरे से बड़ा अध्यक्ष तो यहाँ कोई हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मुझे तो इतनी सभाओं में बोलने का अनुभव है। तो भीड़ ने कहा भाई उतरो, हमारी आज की सभा का टॉपिक ही ये है कि लेक्चर विदाउट प्रेसिडेंट, यानी अध्यक्ष के बिना ही आज व्याख्यान हमारी है, व्याख्यानमाला है। उन्होंने कहा नहीं तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होता है। वो उठे नहीं, जो कुर्सी टिके रहे। माइक से भी बोला गया बार बार नहीं। फिर भाई साहब भीड़ उनके ऊपर टूट पड़ी और कहीं से अंडे, टमाटर, बोतलें, पता नहीं क्या क्या, और उसके बाद में उस भीड़ में गायतोंडे साहब गुम हो गए कहीं। तो ये मैंने इसलिए सुनाई कहानी आपको कि ये इन भाई साहब का भी कुछ ऐसा ही था कि भाई डिबेट और मैं, और वो भी रिकॉर्डिंग क्लब ने ऐसा कैसे कर दिया। मैं 2017 दिसंबर 2017 के उदयपुर कन्वेंशन से रिकॉर्डिंग क्लब के साथ में हूँ। देवास कन्वेंशन में तो डिबेट के कार्यक्रम की जिम्मेदारी मेरे पास थी उदयपुर और देवास में, और फिर आज इतने सारे डिबेट में मैं जीत चुका हूँ, हज़ारों रुपए, लाखों रुपए, पता नहीं क्या क्या। हालांकि रविवारी परिचर्चा जो होती है उसमें 2018 में जनवरी के महीने में रिकॉर्डिंग क्लब व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐसे ही हमने प्रयोग के तौर पे डिबेट कंपटीशन करवाया था। तो ये सज्जन उस डिबेट कंपटीशन में भी हार गए थे मिस्टर कपिल मित्तल से। कपिल मित्तल जीते थे और ये हार गए थे रिकॉर्डिंग क्लब में ही। फिर भी इन भाई साहब को, अच्छा कपिल मित्तल दिल्ली से हैं, अभी इस बार इंदौर के कार्यक्रम में हमारे पास आए थे, हमारे इस इंदौर में आए थे 7वें कन्वेंशन में। तो अब इन भाई साहब को मैंने समझाया, अरे यार श्रीमान जी अब क्या है कि सब कुछ तय हो गया है, आपको, अरे नहीं संदीप जी मुझे बनाओ। मैंने कहा नहीं बना पाएंगे आपको, लेकिन एक काम करते हैं सर, चूँकि आपका भी सम्मान ज़रूरी है तो आपको विशेषज्ञ बना देते हैं। जज तो नहीं बनाएंगे, वो तो बन चुके हैं, आपको विशेषज्ञ बना दे। और मुझे ये भी मालूम था कि ये किसी से भी मतभेद कर सकता है बंदा,
और मन से आवाज़ भी नहीं आ रही थी कि इनको ये जिम्मेदारी दी जाए या इनको इस काम में इन्वॉल्व किया। उसके बाद में तो खैर छत्तीसगढ़ में जो आयोजन हुआ था हमारा ट्रेनिंग वर्कशॉप वाला, वहाँ भी मैंने आगे होकर के इनका नाम दे करके इन सज्जन को भेजने का काम किया था। तो वहाँ भी इनके नाज नखरे बेचारे मुकेश जी को उठाने पड़े कई बार, तो वो खैर अलग कहानी है, लेकिन ठीक है। तो फिर क्या हुआ कि ठीक है, विशेषज्ञ बन गए साहब, सम्मान तो सम्मान है। ऐसी घटनाएं कई बार होती रहती हैं। अभी इंदौर कन्वेंशन में भी एक महान हस्ती आई थी, वो अपने आप को पता नहीं शीला दीक्षित की छठी संतान समझ रही थी। तो वो जब इंदौर कन्वेंशन की बात चलेगी तो वो भी सुनाऊंगा आपको कभी ना कभी। अब तीनों रविवार रिजल्ट तैयार होते, इन भाई साहब का मतभेद हो जाता हमारे तीनों निर्णायकों से, लेकिन चलो फिर भी निर्णायकों ने ठंडे दिमाग से काम लिया और वो मसला हल हो गया। लेकिन अब इस बंदे के दिमाग में खुन्नस बैठ गई। उसने कहा नहीं, ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा कैसे, अब कहीं ना कहीं इसका बदला लिया जाएगा। फिर उसके बाद में हुआ ये कि दूसरे मंचों को ढूंढना शुरू किया इन भाई साहब ने कि कहाँ पर जाकर के अपनी भड़ास निकाल ली जाए रिकॉर्डिंग क्लब के ऊपर। और वहाँ फिर उन्होंने जो बदतमीज़ी की, उसके बाद तो मैंने तो अपनी ज़ुबान पर आज तक नाम नहीं लिया और लूँगा भी नहीं। खैर ये सब कहानी, लेकिन अब इंतज़ार कीजिए कल तक के लिए। आज 30 अप्रैल है, तो भाई इसी महीने में मैंने आपको बताया था कि अडोल्फ हिटलर का जन्मदिन आता है। और आज 30 अप्रैल को 1945 में ज़मीन से 55 फीट नीचे, मंज़र कल्पना कीजिए आप, बंकर के अंदर अपनी गर्लफ्रेंड ईवा ब्राउन के साथ हिटलर जी ने अपने आप को गोली मार ली थी और दोनों ने आत्महत्या कर ली थी। हिटलर हिटलर ही हो सकता है क्योंकि हिटलर को अपनी हार स्वीकार नहीं थी। दरअसल तानाशाह तो और भी हुए हैं। हिटलर को जब लग गया भैया चारों तरफ से अब गए काम से, तो फिर गोली मारना ही उचित समझा उन्होंने खुद को। तो हिटलर ने आज ही के दिन गोली मारी थी खुद को। और ऋषि कपूर जानते ही आप सभी, बॉबी फिल्म से शुरुआत की थी, राज कपूर के पुत्र, रणवीर कपूर के पिता। तो ऋषि कपूर जी का आज ही के दिन निधन हुआ था 2020 में। देवानंद साहब को आज ही के दिन 2010 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया था। और देवानंद साहब भी अपन जानते हैं आप सब, हम सब। और क्या बोलते हैं, दादा साहब फाल्के का मैंने नाम लिया, तो दादा साहब फाल्के का आज 30 अप्रैल 1870 को जन्म भी हुआ था। और फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार जो माना जाता है वो दादा साहब फाल्के पुरस्कार ही माना जाता है। उन्होंने ही, ऐसा कहा जाता है, हालांकि इस पर विवाद भी है, 1913 में फिल्म उद्योग की शुरुआत की थी भारत में, और संभवतः शायद राजा हरिश्चंद्र फिल्म के साथ। और भाई एक हम लोगों से भी जुड़ी हुई खबर तो है, और इस पर रिसर्च भी होना चाहिए। मुझे लगता है यार ये बात कितनी सच है कितनी झूठ है, मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। 2007 में माइल्स हिल्टन, एक नेत्रहीन पायलट ने आधी दुनिया का चक्कर काटा था भाई साहब। अब आप लोग देखिए, इस पे बहस कीजिए कि भाई ये सही है गलत है क्या है, मुझे नहीं पता। माइल्स हिल्टन 2007। और जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है उसकी पहली महिला चीफ जस्टिस फातिमा बीवी का भी 1927 में जन्म हुआ था आज ही के दिन, यानी 30 अप्रैल को। इसीलिए मैंने शुरू में कहा था कि आज जानकारियाँ थोड़ी ज़्यादा है। वैसे तो चलते चलते एक सामान्य ज्ञान की भी बात बता ही देता हूँ। एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी नौसेना के 26वें प्रमुख बने हैं और आर हरि कुमार का स्थान उन्होंने लिया है। 1985 में पहली बार कमीशन्ड हुए थे वो नौसेना के अंदर। तो ये जो प्रतियोगी परीक्षाएं देते हैं जो, उनके लिए बड़ी काम की खबर हो सकती है।
और वैसे भारत ये क्रिकेट टीम की घोषणा भी हो गई T20 वर्ल्ड कप के लिए। नाम तो मुझे कोई ख़ास आश्चर्यजनक लगे नहीं, क्योंकि युवाओं और बुज़ुर्गों का मिश्रण है। अब देखते हैं ये बुज़ुर्ग युवा शक्ति या टीम इंडिया वेस्ट इंडीज़ यूएस में क्या गुल खिलाती है। तो अब आज के लिए तो मुझे लगता है इतना ही काफ़ी है। अनुमति दीजिए, कल फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद।